अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप सो आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज जो आपका टॉपिक है वो टोटली एक न्यू टॉपिक है। उसका आपके प्रीवियस टॉपिक्स के साथ या जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा उसके साथ कोई लिंक नहीं है। दैट इज़ टोटली न्यू कंसेप्ट। जो टॉपिक है उसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये जो टॉपिक है आपका बच्चे, ये आपका मज़ीद अगले टॉपिक्स को समझने के लिए इस टॉपिक का समझना बहुत क्या है ज़रूरी है। अगर आपको ये टॉपिक समझ नहीं आएगा तो अगले आने वाले टॉपिक समझ नहीं आएंगे और मज़ीद जो आपके नेक्स्ट चैप्टर्स हैं उसको अंडरस्टैंड करने में भी आपको क्या हो गई, मुश्किल पेश आएगी। तो जो ये आपका टॉपिक है ये बजाते खुद लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों क्वेश्चंस आपको समझ नहीं आएंगे अगर आप इस टॉपिक को आज अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। ये टॉपिक बजाते खुद शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट। अभी हम थोड़ी सी इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी कहानी को सुनेंगे ताकि हमें इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने में थोड़ी सी क्या हो, आसानी हो। जो आपका फ्लक्स है वो एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है एंड इट मीन्स टू फ्लो। अब यहाँ पे फ्लो से मुराद है कि किसी जगह में से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। ओके, बट इन फिजिक्स हम फ्लक्स से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से क्या मुराद लेते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या मुराद है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देती हूँ। लेट्स सपोज जिस रूम में आप बैठे हुए हैं वहां पर 2 होल्स हैं। ओके, एक होल आपका छोटा है और एक होल आपका बड़ा है। ओके, जस्ट इमेजिन आपका एक होल छोटा है रूम में और एक होल क्या है, बड़ा। दिस इज योर वन होल एंड दिस इज योर अनदर होल। अब साथ वाले कमरे से अगर पानी आ रहा है तो आपका क्या ख्याल है, इस होल में से पानी ज्यादा आएगा या इस होल में से पानी ज्यादा आएगा? ऑब्वियसली जो आपका बड़ा होल है उसमें से पानी भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। ओके, अब जो आपकी कितना ज्यादा पानी है ये आपका पानी का फ्लक्स है। लेट्स सपोज हम ये कहते हैं कि आपका जो पानी की मिकदार है, पानी की जो क्वांटिटी है, दैट इज कॉल्ड फ्लक्स। लेकिन वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं है, वो किसका फ्लक्स है, पानी का फ्लक्स है। अब वो जो पानी का फ्लक्स है वो किस में ज्यादा है, इस होल में। इसका मतलब है फ्लक्स जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एरिया के ऊपर डिपेंड कर रहा है। पहली चीज क्लियर हुई, कौन सा फ्लक्स है, ये पानी का फ्लक्स। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक तो एरिया के ऊपर। दूसरा, अगर पीछे से आपकी पानी की मिकदार ज्यादा है या पानी की वेलोसिटी ज्यादा है या पानी की इंटेंसिटी ज्यादा है तो भी आपकी इस होल में से जो पानी है उसकी मिकदार क्या हो जाएगी, ज्यादा। इसका मतलब है जो आपका फ्लक्स है पानी का वो 2 चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक एरिया कितना है और एक इंटेंसिटी कितनी है। इसी तरह जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तो आपको पता है हर चार्ज के गिर्द क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से। आप प्रीवियसली पढ़ चुके हैं, आप इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। ये 2 डायग्राम्स आपके सामने। ओके, एक में आपके चार्जेस क्या है, ज्यादा, एक में आपके चार्जेस क्या है, कम। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या हैं, ज्यादा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ चार्जेस क्या हैं, ज्यादा। और इसमें नंबर ऑफ चार्जेस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या हैं, कम। अब आप इमेजिन करें, मैंने इधर ही ये चेक करना है कि इस जगह का फ्लक्स कितना है। फ्लक्स से क्या मुराद है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो आप मुझे ये बताओ इस जगह पे फ्लक्स किसका ज्यादा, 1 2 3 4 5 6 7। और अगर मैं यही डायग्राम यहाँ पे बना लूँ 1 2 3, तो इस डायग्राम को देख के मुझे आइडिया हो गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें क्या है, ज्यादा, और इसमें क्या है, कम। ओके, अब ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, अब ये इसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है जितना आपके चार्जेस क्या है, ज्यादा। इसका मतलब है
जितने आपकी जो फील्ड है वो क्या है स्ट्रॉन्ग, उतनी ही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है ज़्यादा, उतना ही आपका किसी एरिया में से जो फ्लक्स है वो भी क्या होगा, ज़्यादा या कम। अच्छा, अगर मैं इस एरिया को कम कर दूं, मुझे आप ये बताएं, मैंने ये कम कर दिया एरिया को, अब इसमें कितनी लाइन जा रही है, एक, इसमें कितनी जा रही है, 3। अब दोनों को कंपेयर करें, जिसका एरिया ज़्यादा उसका फ्लक्स ज़्यादा, जिसका एरिया कम उसका फ्लक्स कम। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक नंबर ऑफ चार्जेस कितनी है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है, दो आपका एरिया कितना है, जहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मेजर करना है उसका एरिया कितना है। तो इन शॉर्ट आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द अदर इज एरिया। होप सो आपको यहां तक का जो पॉइंट है वो क्लियर हो चुका होगा। अब यहां से एक चीज तो क्लियर होगी कि जो आपका फ्लक्स है उसको हम रिप्रेजेंट जिससे भी कर रहे हैं, लेट्स से 5 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो जो आपका फ्लक्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और वो एरिया के भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास फ्लक्स की इक्वेशन क्या बन गई, ई ए। क्या बन गई, ई ए आपकी क्या बन गई, फ्लक्स की इक्वेशन बन गई। अब मुझे ये बताओ, जो एरिया है इसकी ओरिएंटेशन कोई भी हो सकती है। आप इस एरिया को ऐसे भी रख सकते हैं, आप इस एरिया को ऐसे भी रख सकते हैं, आप इस एरिया को ऐसे भी रख सकते हैं, आप इस एरिया को अपोजिट साइड पे भी रख सकते हैं। इसका मतलब है यहाँ पे एक फैक्टर और भी आ सकता है, दैट इज ओरिएंटेशन ऑफ दिस एरिया, कि जो आपने प्लेन रखा हुआ है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। अब साइंटिस्ट ने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया जब आपका एरिया का मैग्नीट्यूड भी इम्पोर्टेंट है और एरिया की डायरेक्शन भी इम्पोर्टेंट है, तो उस केस में हम एरिया को स्केलर नहीं लेते, उस केस में हम एरिया को क्या लेते हैं, वेक्टर, और उस एरिया को हम क्या नाम देते हैं, वेक्टर एरिया। अब फिर से बात को सुने, हमने हमेशा पढ़ा है कि आपका एरिया एक स्केलर क्वांटिटी होती है, राइट, बट हियर हमें उस एरिया के मैग्नीट्यूड के साथ भी लिंक, उसके साथ हमारा ताल्लुक है, दूसरा उस एरिया की ओरिएंटेशन क्या है हमारा, उसके साथ भी ताल्लुक है। इसका मतलब है जहाँ पे हमें डायरेक्शन की भी इम्पोर्टेंस है और जहाँ पे मैग्नीट्यूड की भी क्या है, इम्पोर्टेंस। तो यहाँ पे जो हम टर्म यूज करेंगे दैट वुड बी वेक्टर एरिया। अब वेक्टर एरिया क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और जिसकी डायरेक्शन भी हो। अब जो आपका वेक्टर एरिया है वो हमेशा हमेशा सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर। मैंने आपको क्या बताया, वेक्टर एरिया हमेशा सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर। अगर तो आपकी सरफेस ऐसे पड़ी हुई है तो आपका वेक्टर एरिया कुछ ऐसे होगा हमेशा, और अगर आपकी सरफेस ऐसे है लाइक दिस, तो फिर आपका वेक्टर एरिया ऐसे होगा, यानी उस एरिया की डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी। इन शॉर्ट आपका अगर ये सरफेस है तो ये क्या है, वेक्टर एरिया, इसी को घुमा दें। अगर सरफेस ऐसे है तो ये आपका क्या है, वेक्टर एरिया। तो अब ये जो वेक्टर एरिया है, साइंटिस्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि जब आपकी लूप ऐसे पड़ी हुई है कि वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल, तो फिर पैरेलल से क्या मुराद है, थीटा आपका क्या है, 0। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, तो फिर फ्लक्स भी क्या हो जाता है, मैक्सिमम। थीटा 0 है लेकिन फ्लक्स क्या हो रहा है, मैक्सिमम। और जब उन्होंने क्या देखा कि जब आपका थीटा है 90, तो फिर उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि उस केस में आपका फ्लक्स क्या हो जाता है, 0। इसका मतलब है यहाँ पे एक पैरामीटर और आना चाहिए, या तो वो कॉज होगा या वो साइन होगा। हम कौन सा लिखेंगे, कौन सा पैरामीटर है कॉज या साइन में से, जब थीटा 0 हो तो वो मैक्सिमम होता है और जब थीटा 90 हो तो वो 0 होता है। तो और वो पैरामीटर कौन सा है, कॉस थीटा। आपको पता है कॉस थीटा, कॉस 0 क्या होता है, 1 मैक्सिमम,
और कॉज 90 क्या होता है 0। इसका मतलब है इसकी इक्वेशन में एक टर्म और आएगी, दैट वुड बी कॉल्ड कॉस थीटा। तो जो आपकी जो फ्लक्स है उसकी इक्वेशन कुछ इस तरह से बनी, ई ए कॉस ऑफ थीटा। और अगर आप इसको इक्वेशन में वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहें तो आपकी फ्लक्स की इक्वेशन क्या बन गई, ई डॉट ए, क्योंकि आपको पता है किस में होता है, डॉट प्रोडक्ट में होता है। होप सो इधर तक का जो पॉइंट है वो आपका क्लियर हो गया होगा। अगर मैं इसको रिवाइज थोड़ा सा कर दूं, फ्लक्स से मुराद है कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। एरिया ज़्यादा कर देंगे तो आपका फ्लक्स भी क्या हो जाएगा ज़्यादा। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को ज़्यादा कर देंगे तो भी आपका फ्लक्स क्या हो जाएगा ज़्यादा। दूसरा, जब थीटा 0 होगा तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा, जब थीटा 90 होगा तो फ्लक्स 0 होगा। तो फिर इसको देखते हुए हमने यहाँ पे किसको इन्वॉल्व कर दिया, कॉस थीटा को। एक चीज़ यहाँ पे न्यू थी, दैट वाज वेक्टर एरिया। हमने वेक्टर एरिया क्यों इन्वॉल्व किया, क्योंकि अब इस केस में इम्पोर्टेंट सिर्फ एरिया के मैग्नीट्यूड की नहीं है बल्कि एरिया की डायरेक्शन की भी है। इसलिए यहाँ पे हमने टर्म यूज की, दैट वुड बी वेक्टर एरिया। अब हम आते हैं अपने एक्चुअल टॉपिक की तरफ कि वो आपकी बुक में किस तरह से लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज a Latin word which means to flow. ओके, इसका जो लफ्ज़ी मतलब है वो क्या है, to flow. But in physics we defined it as physics. We define it as, हम इसको फिजिक्स में कैसे डिफाइन करते हैं, फिजिक्स में हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो आपकी हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसको आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सो हमारे पास जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एलिमेंट एरिया। एक मखसूस एरिया में से कितनी लाइंस पास करनी है उसको हम क्या कहते हैं कि वो उस एरिया में से, इस एरिया का क्या है, फ्लक्स है। अगर आप इस रूम की बात करते हैं, लेट्स सपोज इस रूम में 10 चार्जेस हैं और 50 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, तो वो फ्लक्स किसका है, वो फ्लक्स है इस रूम का, वो किसी और रूम का नहीं है, वो इसी रूम का क्या है, फ्लक्स। दूसरी डेफिनेशन जो कि आपने इक्वेशन लिखी हुई है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आप क्या लिखेंगे, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ, ये हमारे पास दूसरी डेफिनेशन आ गई, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इसी चीज को अगर हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो वो हम लिख सकते हैं, बट उससे पहले हम एक चीज लिखेंगे, इट इज रिप्रेजेंटेड एज फाई। हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से, और ई से क्या मुराद है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हमारे पास इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो हमारे पास क्या आई, ई डॉट ए। क्या मैथमेटिकल फॉर्म आई हमारे पास, ई डॉट ए। अब ई आपकी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, और ए आपका क्या है, वेक्टर एरिया। बाज औकात पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन वेक्टर एरिया, तो हम थोड़ी सी डेफिनेशन किसकी लिख लेते हैं, वेक्टर एरिया की। हमारे पास वेक्टर एरिया की डेफिनेशन कुछ इस तरह से आई, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, जितना उस सरफेस का एरिया है, और डायरेक्शन क्या है उस सरफेस के नॉर्मल, तो उस एरिया को हम फिर क्या नाम देते हैं, वेक्टर एरिया। अब कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि आपके पेपर में एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि बताएं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर।
अब इसके दो तरह से आंसर हो सकते हैं। इसकी डेफिनेशन में लिखी आपने बताया द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। नंबर कभी भी वेक्टर नहीं होता, नंबर हमेशा क्या होता है, स्केलर। दूसरी चीज ई डॉट ए, ये डॉट प्रोडक्ट है, ये स्केलर प्रोडक्ट है, तो इसका आंसर हमेशा क्या होगा, स्केलर, ई डॉट ए। तो ई डॉट ए का आंसर क्या है, फ्लक्स, तो फ्लक्स हमेशा क्या होगा, स्केलर। तो आपके पास एमसीक्यूज में आ सकता है, तो आप क्या लिखेंगे, इट इज स्केलर क्वांटिटी। दूसरी चीज क्या आ सकती है कि बताएं इसका यूनिट क्या है। अब आपको याद होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या है और एरिया का यूनिट क्या है। ये मैंने आपको फर्स्ट ईयर में भी बताया हुआ है। जब भी आप यूनिट को देखते हो तो आप इक्वेशन को देखते हो। फ्लक्स की इक्वेशन क्या है, ई ए। ई की इक्वेशन क्या थी, एफ बाई क्यू, और साथ में क्या आ गया, ए। तो आपके पास फ्लक्स का यूनिट क्या बना, न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्यू का क्या होता है, कूलम। कूलम ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, कूलम -1। तो ये आपका किसका यूनिट बन गया, ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या आ गया, यूनिट। ये भी आपका पेपर में किस में आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में, कि बताएं इलेक्ट्रिक फ्लक्स किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमेशा मैंने आपको ये बात पहले भी बताई हुई है फर्स्ट ईयर में भी, कि जब भी आपसे डिपेंडेंस पूछें तो आप इक्वेशन को देखें। मुझे अब ये बताएं, इसकी इक्वेशन में 3 पैरामीटर्स हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक आपका क्या है, वेक्टर एरिया, और तीसरा आपका क्या है, ओरिएंटेशन ऑफ सरफेस। आप वेक्टर एरिया ना लिखें क्योंकि आप ओरिएंटेशन को सेपरेट बता रहे हैं, तो आप क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सरफेस एरिया एंड ओरिएंटेशन ऑफ सरफेस। तो हमारे पास 3 क्या पॉइंट्स आए, ये आपके क्या आगे 3 पॉइंट्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, एरिया एंड ओरिएंटेशन ऑफ द सरफेस। अब हमारे पास जो पॉइंट्स पेपर में और एमसीक्यूज और शॉर्ट में आते हैं वो ये आते हैं कि आप ये बताएं फ्लक्स कब मैक्सिमम है और फ्लक्स कब मिनिमम है। पहले हम देखेंगे मैक्सिमम और फिर हम देखेंगे मिनिमम। अगर आपकी सरफेस की और इलेक्ट्रिक फील्ड की ओरिएंटेशन कुछ इस तरह से है, अगर मैं इसी चीज़ को एक्सप्लेन करूं, अगर अपने हाथ से अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं, तो लेट्स से ये आपकी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये आपकी क्या है, सरफेस। ओके, आपने इस तरह से की सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रखा हुआ है। तो वेक्टर एरिया हमेशा सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये आपका वेक्टर एरिया आ गया सरफेस के परपेंडिकुलर, क्योंकि सरफेस ऐसे होती है तो वेक्टर एरिया ऐसे होता, बट सरफेस ऐसे है तो वेक्टर एरिया ऐसे, देख रहे हैं, वेक्टर एरिया ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहले ही ऐसे है। अब मुझे आप ये बताएं, इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया के बीच में एंगल क्या है, दोनों पैरेलल हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, जब दोनों पैरेलल होंगे तो इनके बीच में आंसर एंगल क्या बनेगा, 0। cos 0 आपका क्या होता है, 1। तो आपके फ्लक्स की क्या आ जाएगी इक्वेशन, तो आप क्या लिखोगे, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया आर पैरेलल। पैरेलल से क्या मुराद है, थीटा क्या हो गया, 0, देन फ्लक्स विल बी मैक्सिमम। हाउ इट इज मैक्सिमम, आपने फ्लक्स की इक्वेशन क्या पढ़ी है, ई ए कॉस थीटा, थीटा को 0 पुट कर दें तो आपके पास क्या बन गई इक्वेशन, ई ए कॉस 0। हमेशा cos 0 क्या आएगा, आपका आंसर 1। तो आपकी फ्लक्स की इक्वेशन क्या बन गई, ई ए। कोई और एंगल लेंगे तो आंसर आपका 1 नहीं आएगा, ए cos 0। हमेशा cos 0 क्या आएगा, आपका आंसर 1।
तो आपकी फ्लक्स की इक्वेशन क्या बन गई, ई ए। कोई और एंगल लेंगे तो आंसर आपका 1 नहीं आएगा, आपका आंसर हमेशा 1 से क्या आएगा, कम आएगा। 0.7, 0.866 ये सारे आंसर 1 से क्या हैं, कम। तो जब थीटा 0 है तो आपका कॉस 0 का आंसर क्या हो जाएगा, 1। तो फिर आपका फ्लक्स क्या हो गया, मैक्सिमम। अब आपने याद रखना है ये किसकी इक्वेशन है, मैक्सिमम फ्लक्स की। अब छोटा सा मैं आपको एक पॉइंट और बता रही हूँ जो कि बच्चे हमेशा कंफ्यूज कर जाते हैं, हमेशा। वो पॉइंट कौन सा है? अब वो छोटा सा पॉइंट ये है कि हम ये भी तो कह सकते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दिस वन, और जो सरफेस एरिया है दिस वन, दोनों क्या है, परपेंडिकुलर। एक ही बात है ना, फ्लक्स का आपका तब मैक्सिमम है जब सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर, या वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पैरेलल। तो ये एक ही बात है। पेपर में बाज़ औक़ात वो MCQs में दोनों तरह से पूछ सकता है आपसे, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना बेशक, बल्कि आप लोग ये वाला पॉइंट भी लिख लें। ये पॉइंट आप लोगों ने क्या लिखा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी मैक्सिमम व्हेन सरफेस एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। एक ही बात है, सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर, लेकिन वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पैरेलल, क्योंकि वेक्टर एरिया हमेशा सरफेस के क्या है, होती है, परपेंडिकुलर। अंडरस्टैंड? तो ये एक ही बात है। इसी तरह अगर हमने मिनिमम फ्लक्स को लिखना है, मिनिमम फ्लक्स आपका तब होगा जब आपका जो थीटा है, जो फाई है, वो आपका जो फाई है वो आपका क्या हो जाएगा, 0। और फाई 0 तब होगा जब आपका थीटा क्या होगा, 90, क्योंकि कॉस 90 आपका क्या होता है, 0 होता है। ओके, तो फिर हम इसको कैसे लिखेंगे, फ्लक्स विल बी मिनिमम व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड and vector area are perpendicular। परपेंडिकुलर तो थीटा आपका क्या हो गया, 90। जब थीटा 90 हो गया तो फाई की इक्वेशन क्या बन गई, ई ए कॉस 90। कॉस 90 क्या होता है, 0। कैलकुलेटर आपके पास है, आप उस पर चेक भी कर सकते हैं। और अगर मैं इसकी डायग्राम बनाऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी भी वही है जो पहले थी, हमने सिर्फ किसको चेंज कर दिया है, उस सरफेस की ओरिएंटेशन को। ये मैंने उस सरफेस की क्या बनाई, ओरिएंटेशन। देखिएगा, जब मैंने सरफेस को ऐसे रखा है तो अब आपका इस तरह से क्या बन गया, वेक्टर एरिया। तो वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर। अंडरस्टैंड? अगर मैं आपको इसको फिर से बता देती हूँ, सरफेस एरिया ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, और वेक्टर एरिया ऐसे। ओके, जब आपने सरफेस को ऐसे कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी भी वही है, लेकिन वेक्टर एरिया आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल क्या बन गया, 90। अब इसको भी आप ऐसे भी लिख सकते हो दूसरी तरह से कि फ्लक्स विल बी मिनिमम व्हेन सरफेस एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या हो जाएंगी, पैरेलल। एक ही बात है ना, जब सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल होंगे तो वेक्टर एरिया, ये देखने, ये आपका सरफेस एरिया, ये आपका वेक्टर एरिया, ओके, और ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है, ये आपका सरफेस है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड और ये सरफेस ये एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्लक्स विल बी मिनिमम व्हेन surface is held parallel to electric field। ओके, ये तो आपने दो एक्सट्रीम केसेस पढ़ लिए कि कब फ्लक्स मैक्सिमम होगा और कब फ्लक्स मिनिमम होगा।
लेट्स सपोज ये कोई और एंगल बना रही है सरफेस के साथ। ये जो आपका सरफेस जो वेक्टर एरिया है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ऐसे भी नहीं पड़ा हुआ, ऐसे भी नहीं पड़ा हुआ, लेट्स सपोज ऐसे पड़ा हुआ है। अब ये ना तो एंगल 90 है ना एंगल 0 है, बल्कि आपका एंगल क्या हो सकता है, कोई हो सकता है, उसको हम क्या नाम देते हैं, थीटा। तो उस केस में आपकी इक्वेशन सिंपल क्या हो जाएगी, ई ए कॉस थीटा। अब क्या हुआ, अब आपने इस डायग्राम को गौर से देखना है जो मैं बना रही हूँ और आपकी ये बुक के अंदर भी बनी हुई है। पहले आपका केस में जो आपका था वो वेक्टर एरिया कुछ इस तरह से था, सेकंड केस में इस तरह से था, ओके। अब ऐसे भी नहीं है और ऐसे भी नहीं है, वो इंटरमीडिएट थोड़ा सा ऐसे करके एंगल है। आपने ना बिल्कुल ऐसे रखा हुआ है और ना बिल्कुल ऐसे रखा हुआ है, आपने थोड़ा सा उसको घुमा दिया, ओके। अब जो आपका एंगल बन रहा है उस एंगल को हमने क्या नाम दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये इस तरह से थी और ये आपका वेक्टर एरिया। अब वो जो एंगल बन रहा है वो क्या है, थीटा एंगल बन रहा है, ना वो 0 है ना वो 90 है, ओके। फिर से इसको देख लें, पहले आपकी शेप कुछ इस तरह से थी, अब आप थोड़ी सी इस तरह से करते हैं, ओके। देख रहे हैं आप, पहले शेप इस तरह से थी, अब थोड़ी सी आपकी शेप इस तरह से होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी भी वैसी है, स्ट्रेट लाइन, लेकिन वेक्टर एरिया थोड़ा सा टिल्टेड हो गया। तो अब जो एंगल बनेगा आपका वो क्या होगा, थीटा, और उस केस में आपका फ्लक्स क्या होगा, ई ए कॉस थीटा। अब आपको जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हमने इसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करना है एक क्लोज सरफेस में जिसके अंदर आपका क्या मौजूद है, चार्ज, और वो आपका टॉपिक पेपर में किस में आता है, लॉन्ग में। तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह।